सुनिए जी दिवाकर की अब उम्र हो गई है, मैंने तो सोच लिया है कि मैं उसकी शादी किसी अमीर घर में करूंगी ताकि दहेज भर कर मिल सके। माँ, मेरे लिए आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। लड़की तो बड़े घर की है ना, अगर लड़की बड़े घर की है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सुमित्रा, इतना लालच अच्छी बात नहीं, हमारे बेटे ने लड़की पसंद करी है, प्रॉपर्टी नहीं। कोई बात नहीं पापा, माँ लड़की बहुत बड़े घर की है। क्या सच में? अब तो मुझे जल्दी से उस लड़की से मिलवा ताकि मैं तेरी जल्दी से शादी करवा सकूं। अपनी माँ की खुशी और लालच देखकर सूरज कुछ नहीं बोलता और उदास होकर अपने भाई के साथ कमरे में जाता है। क्या हुआ भाई, तू इतना दुखी क्यों हो गया? और तूने अंजलि के बारे में माँ से बात क्यों नहीं की? भैया आपने देखा नहीं, माँ को अमीर घर की लड़की चाहिए और अंजलि गरीब घर से है, अगर माँ ने हमारे रिश्ते को नहीं अपनाया तो। बोल तो तू सही रहा है छोटे, पर तू फिक्र मत कर, मेरी शादी के बाद तू भी अंजलि से शादी करके आ जाना। शादी से पहले माँ मना कर सकती है, शादी के बाद थोड़े ना। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती है, देखना वो तुझे और अंजलि को अपना लेगी। दिवाकर के कहने पर सूरज बिल्कुल ऐसा ही करता है। बहुत जल्दी दिवाकर और सुमन की शादी हो जाती है। अंजलि अपने दोस्त की शादी में बहुत खुश होती है, डांस करती है और उसे अपने हाथों से सजाती है। अंजलि तू फिक्र मत कर, देवरानी जेठानी तो हम दोनों ही बनेंगे, बस मैं एक बार उस घर में चली जाऊँ, फिर देखना मैं सूरज की शादी तुझी से करवाऊंगी। काश की तेरी बात सच हो जाए। सुमन अंजलि को दिलासा देती है। कुछ देर बाद सुमन और दिवाकर की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमित्रा अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती है और उसे बड़ी रसोई देती है। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक से एक दिन सूरज अंजलि से शादी करके घर आ जाता है और जब सुमित्रा को यह पता चलता है कि अंजलि गरीब घर की लड़की है तो उसका गुस्सा फट जाता है। अरे कुछ सीख अपने भाई से, इस घर के लिए कितनी परफेक्ट बहू लेकर आया है और तू इस गरीब को उठाकर ले आया। माँ, आप जिसे गरीब का बोल रही हो वो आपकी अमीर बहू की दोस्त है। और माँ आप मेरा विश्वास करो, अंजलि बहुत संस्कारी है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी, उसे एक मौका तो देकर देखो। हाँ माँ जी, अंजलि मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने देगी। आप एक बार मेरी दोस्त को मौका देकर तो देखो। सुमित्रा, अपनी नाराजगी छोड़ दो, एक बहू अमीर है आ गई ना तुम्हारी, और अगर तुम अपने बहू बेटों को घर से बाहर करोगी तो लोग क्या कहेंगे, सोचा है कभी तुमने? मैं तो इस गरीब को ऐसे तो नहीं अपना सकती, इसे कुछ परीक्षा देनी होगी। अगर ये उस परीक्षा में पास हुई तो ही मैं इस गरीब को अपनाऊंगी। माँ जी, मुझे आपकी सारी परीक्षा मंजूर है। तो ठीक है, तू मेरी अमीर बहू की रसोई में कदम नहीं रखेगी, तेरी रसोई इसी फ्लोर पर है, तो उस छोटी सी रसोई में रहकर हम सबके लिए खाना बनाएगी। और अगर इन 2 महीनों में तूने उस छोटी सी रसोई को संभाल लिया और मुझे खुश कर दिया तो मैं तुझे अपना लूंगी, और अगर इन 2 महीनों में तू मुझे खुश ना कर सकी तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। अंजलि अपनी सास की सारी शर्त मान लेती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू का गृह प्रवेश न करवाकर उसे सीधा रसोई में ले जाती है और उसे उसकी छोटी सी रसोई दिखाती है। और सुमन भी छुपकर अपनी दोस्त की छोटी सी रसोई देखती है। कुछ देर बाद सुमन खाना बनाने के लिए ऊपर जाती है और अंजलि को अपने साथ ले जाती है। सुमन, तुम्हारी कितनी बड़ी रसोई है, यहाँ तो तुम आराम से काम कर पाती होगी। हाँ, सुंदर और बड़ी रसोई तो है मेरी, पर मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। कितनी छोटी सी रसोई है तुम्हारी, उस रसोई में तो 2 इंसान खड़े होकर खाना भी नहीं बना सकते, तुम कैसे सब करोगी? सुमन तुम चिंता मत करो, मुझे सबके लिए खाना ही तो बनाना है और माँ जी का दिल ही तो जीतना है। अब चाहे रसोई छोटी हो या बड़ी, क्या फर्क पड़ता है। इतनी छोटी रसोई पाकर भी अंजलि खुश थी और इस परीक्षा को पास करने के लिए मेहनत करती है, पर छोटी रसोई होने की वजह से अंजलि को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आउच, कितनी छोटी रसोई है, एक काम करो तो दूसरा काम बिगड़ जाता है, एक बर्तन निकालो तो दूसरा बर्तन गिर जाता है, सर में भी चोट लग गई। क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट लग गई। वैसे खाना बन चुका है मेरा, तो माँ जी को कह दो ना खाना खाने के लिए आ जाएंगी, जब तक मैं गरम गरम रोटियां बनाकर लाती हूँ। चोट लगने के बाद भी अंजलि सबके लिए गरम रोटियां बनाकर लाती है। इसी तरह अगले दिन जब एक बार फिर अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है तो रसोई में स्पेस न होने की वजह से कुछ बर्तन उससे टूट जाते हैं। कर दिया नुकसान, मुझे तो लग रहा था इन 2 महीनों में ना तो तू मेरा दिल जीत पाएगी और ना ही इस घर में मेरे बर्तन रहने देगी। माँ जी, इतनी छोटी सी रसोई है इसलिए अंजलि को थोड़ी दिक्कत होती है काम करने में, कल भी उसे चोट लग गई थी। बहू, अब वो तेरी दोस्त नहीं बल्कि तेरी देवरानी है, इसलिए अपनी देवरानी की नहीं अपनी चिंता कर। वैसे भी हफ्ते में 2 दिन तुझे भी अपनी बड़ी रसोई संभालनी है। सुमन कदम कदम पर अपनी दोस्त का साथ देती है, पर सुमित्रा को अपनी दोनों बहू की दोस्ती रास नहीं आती। अब इसी तरह जब जब सुमन की बारी आती रसोई संभालने की, वो ऊपर नीचे करते हुए थक जाती। कभी वो ऊपर से नीचे खाना लेकर आती तो कभी सबके खाना खाने के बाद सारे गंदे बर्तन लेकर ऊपर धोने जाती, और कभी टीवी देखते हुए सब्जी काटने के लिए नीचे आ जाती और खाना बनाने के लिए फिर ऊपर जाती। ऐसे ही एक दिन, अरे यार, ये बोतल इतनी सारी यहाँ पर रखी हुई है, मुझे फिर से सारी बोतल ऊपर ले जाकर भरकर फ्रिज में रखनी होंगी। यार तेरा सही है, छोटी रसोई है पर तू एक जगह खड़ी होकर काम तो कर लेती है, मेरे आधा से ज्यादा टाइम तो ऊपर नीचे करने में ही लग जाता है, और इतनी बड़ी रसोई है कि मैं सफाई भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं सुमन, आज मैं तेरी रसोई में मदद करवा देती हूँ। अंजलि सुमन की मदद करवाने के लिए उसके साथ ऊपर जाती है, पर तभी अचानक से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैरों में मोच आ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कमरे में सुमित्रा अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। सुमित्रा, तू तो बड़ी तेज निकली, दोनों बेटों की शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। और कोई बात नहीं, कल आ रहे हैं हम तेरे घर तेरी बहू से मिलने। हम बहुत अच्छे से जानते तूने किसी बड़े घर की लड़की पर ही हाथ मारा होगा, आखिर हम भी तो देखे तेरी बहू कितनी अमीर है। अपने दोस्तों से बात करते हुए सुमित्रा परेशान हो जाती है और ऊपर से रसोई में अपनी अमीर बहू के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि अंजलि सुमन के पैरों पर गर्म पट्टी लगा रही है। बड़ी बहू, ये क्या हो गया है तुझे? माँ जी, बार बार ऊपर नीचे करने की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैरों में मोच आ गई है। वो तो सही समय पर अंजलि ने मुझे पकड़ लिया, वरना आज तो मेरा पैर ही टूट जाता। क्या तेरे पैरों में मोच आ गई? अब मैं क्या करूं? कल मेरी दोस्त तुझसे मिलने आ रही है और मैं नहीं चाहती ये गरीब उनके सामने आए। अगर ये गरीब उनके सामने आ गई तो मेरी सारी दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाएंगी। अब मेरी दोस्तों के लिए खाना कौन बनाएगा? माँ जी, सुमन के पैरों में मोच है, वो खड़ी होकर खाना नहीं बना पाएगी। आप कहो तो क्या मैं खाना बना दूं आपके दोस्तों के लिए?
तू मेरी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवाना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे दोस्तों के सामने आने की। मैं अपनी दोस्त को बाहर से खाना मंगवा कर खिला दूंगी। सुमित्रा अपनी छोटी बहू से मदद लेने से मना कर देती है। अगले दिन जब सुमित्रा की सारी सहेलियां घर आती हैं तो सुमित्रा देखती है कि उसने जितना भी खाना ऑर्डर किया है वो सब कैंसिल हो गया है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। और इसी बीच अंजलि घर आए मेहमानों के लिए खाना बनाती है और सुमन लंगड़ाते हुए घर आए मेहमानों को खाना सर्व करती है। अरे वाह सुमित्रा, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। मानना पड़ेगा सुमित्रा, तुम अमीर बहू के साथ साथ संस्कारी बहू भी लाई हो। आज की दुनिया में इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलती है, किस्मत वाली है तू सुमित्रा। घर आई मेहमान सुमित्रा उसकी अमीर बहू की खूब तारीफ करके चले जाते हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपनी गरीब बहू के पास उसकी छोटी रसोई में जाती है और उससे कहती है, बहू आज तुम दोनों सहेलियों ने मिलकर मेरी इज्जत रख ली। छोटी बहू मेरे कहने के अनुसार तू मेरी दोस्तों के सामने भी नहीं आई और तूने खाना बनाकर अपनी बहू होने का फर्ज भी निभा दिया। और बड़ी बहू चोट लगी होने के बाद भी तूने घर आए मेहमानों का स्वागत किया। तुम दोनों ने आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दे अंजलि बहू, मैंने तेरी गरीबी का मजाक बनाया, पर आज मैं तुझे दिल से अपनाती हूँ। अब से मेरी दोनों बहुएं मेरी एक बड़ी सी रसोई में एक साथ काम करेंगी। इस तरह सुमित्रा सुमन के साथ अंजलि को भी दिल से अपना लेती है, जिसके बाद अंजलि अपनी छोटी रसोई से निकलकर अपनी बचपन के दोस्त के साथ अपनी बड़ी रसोई संभालती है। शकुंतला जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, हमारे बच्चे का रिश्ता तय हो गया। अब तो बस जल्दी से शादी हो जाए। ये लीजिए, इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ठंड हो रही है। अब तो तू बस बहुत जल्दी से आजा, मुझसे काम नहीं होता। बहुत टेंशन रहती है मुझे घर का काम करने की। अरे माँ जी मैं हूँ ना, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। अरे वाह मीना बहन जी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। देखिए ना अभी से मेरी चिंता कर रही है। आपका ख्याल तो मुझे अब रखना ही पड़ेगा ना। आपको बहुत ठंड लग रही है माँ जी, रुकिए मैं हीटर लेकर आती हूँ। ये बोलकर काजल हीटर ले आती है और अपनी सास का शादी से पहले ही ख्याल रखने लगती है। पर काजल को ये कहाँ पता था कि उसकी सास ससुराल में आते ही उसके साथ क्या करने वाली है। ये मोड़ देखना तो अभी बाकी है। अगले ही दिसंबर में काजल की मोहित के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ गृह प्रवेश के बाद नंद रास्ता रोकती है। अरे अरे भैया ऐसे कैसे, आप दोनों अंदर चले जाओगे, पहले मेरा नेक दीजिए। पकड़ अपना नेक, मुझे पता था तू ऐसे ही करेगी, इसीलिए मैंने पहले अपनी जेब में पैसे रख लिए थे। ये रहे मेरे पैसे, जाइए जाइए भाभी। शीतल अगर तेरी मजाक मस्ती हो गई हो तो अपने भैया भाभी को अंदर जाने दे, ठंड का मौसम है वैसे भी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी लोग भी सो जाते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ उसने 2-4 सब्जी और गाजर का हलवा तैयार किया था। तभी अरे बहू रसोई में मुझे 3-4 आइटम दिख रहे हैं और खाना बनाना पड़ेगा तुझे, इससे कुछ नहीं होगा। कम से कम पूरी कचौरी, नान, 3 मीठी चीज बना ले, 3 नाश्ता वगैरह में बना ले और 3 चटपटी चीज बना ले। लेकिन माँ जी इतना सारा खाना कौन खाएगा, और यहाँ पर चूल्हे तो 2 ही है, जल्दी खाना कैसे पकाऊंगी। खाना खाने वालों की चिंता मत कर, गली के कुछ लोग भी आ सकते हैं और मेहमानों का भी कोई भरोसा नहीं है। और चूल्हे के लिए बाहर 2 चूल्हे रखे हुए हैं मिट्टी के, उन पर खाना बनाने रख दे और 2 चीज यहाँ बना ले। कुछ देर में तेरे 4 चूल्हे पर खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और हाँ सर्दी वाला खाना जरूर बनाना जो अच्छा बनता है, जैसे साग, मक्के की रोटी वगैरह वगैरह हो गया। ये सुनते ही काजल को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जैसे तैसे चूल्हे की बराबर पड़ी लकड़ियों को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओस से भीगी लकड़ियां जलने का नाम ही नहीं लेती, जिससे थोड़ी आंच लगने पर धुआं बहुत तेजी से काजल की आंखों में चुभता है। मेरी आंख, मैं ससुराल में पहले ही दिन चूल्हा जलाने आई थी क्या, ऊपर से इतनी ठंड हो रही है। माँ जी को भी मेरी इतनी भी फिक्र नहीं कि ऊपर से लकड़ियां भी सीधी हुई है। मैं कैसे ठंड में बैठकर खाना पकाऊंगी इधर। भाभी भूख लग रही है, जल्दी खाना बना लो ना। थोड़ा इंतजार करो शीतल, तुम देख रही हो ना चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है, गीली लकड़ी के कारण। हाँ भाभी ऐसा करो, ये उपला डाल लो तो जल जाएगा, मैं चलती हूँ। अरे शीतल सुनो, रसोई में दोनों गैस पर खीर और एक आलू मटर की सब्जी बन रही है, जरा देख लो पकी है या नहीं। अगर पक जाए तो गैस बंद कर देना। मुझे समझ नहीं आता सब्जी और खीर कैसे बनती है, मतलब मुझे पता नहीं चलता, इसलिए आप खुद देख लीजिए। नंद इतना कहकर चली जाती है और काजल को और गुस्सा आ जाता है। वो किसी तरह चूल्हा जलाकर चूल्हे पर साग की सब्जी बनाना शुरू करती है। फिर बीच बीच में रसोई के चूल्हे को भी देखने जाती है। रसोई की 2 चीज बनती है तो फिर 2 चीज और बनाने लगती है और बार बार ठंड में आकर ठिठुर कर भी चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती है। मेरा हाथ जल गया, चूल्हे पर खाना बनाने भी नहीं आता, फिर भी मैं ये सब कर रही हूँ। और एक बार भी माँ जी मुझसे पूछने नहीं आई है, बस ऑर्डर देकर चली गई है। आज का बताया हुआ सारा खाना वो करीब 12-1 बजे तक बना पाती है, जिसके बाद सब लोग बहू की प्यारी रसोई का खाना खाते हैं और तारीफ भी करते हैं। पर सास, बहू मुझे खुशी है तूने इतना सारा खाना बना लिया, लेकिन थोड़ा और साग मक्के के अंदर घी वगैरह डाल देती ना तो मजा आ जाता। घी के बिना तो सर्दी में मजा ही नहीं आता। हाँ भाभी गाजर का हलवा भी अच्छा था, लेकिन आप थोड़ा और पकाती तो अच्छा लगता है। चूल्हे पर पकाने में आपने कंजूसी करी है, वरना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इन लोगों ने एक बार भी मेरी फिक्र तो की नहीं है, ऊपर से अभी भी ऑर्डर चला रहे हैं और कमी निकालने जा रहे हैं। मेरा हाथ जल गया है, उस पर मलहम लगाना तो दूर, पूछना भी जरूरी नहीं समझते हैं सड़ियल ससुराल वाले। खाना खाकर बहू आराम करती है कि 4 बजे फिर सास बहू से खाना बनवा लेती है और रात में भी बहू को कहती है, बहू वैसे तेरे हाथ का बना चूल्हे वाला खाना मुझे बहुत पसंद आया, और सर्दी भी चल रही है, ऐसे ही चूल्हे पर पूरे दिन का खाना बना दिया कर, सिलेंडर फूकने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी इतनी ठंड में बाहर चूल्हे पर खाना बनाने की क्या जरूरत है, मैं अंदर खाना बना लेती हूँ ना। मुझे बहुत ठंड लगती है और लकड़ियाँ भी चूल्हे पर जलती नहीं है, आज मुझसे हुआ नहीं काम चूल्हे पर। अरे बस थोड़े दिन परेशानी होती है, उसके बाद सब तुझे करते करते आ जाएगा। ठंड में तो तू ही बनाएगी चूल्हे पर खाना, जा बढ़िया सा खाना बना दे। ये सुन काजल को रात में ठंड में ठिठुर कर खाना बनाना पड़ता है। आचू, आचू, मुझे ससुराल में पहले दिन सर्दी भी लग गई है, मैं कैसे खाना बना रही हूँ।
इन्हें भी मेरी फिक्र नहीं है, बस शादी करके ले आए, एक बार भी पूछने नहीं आ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ पूरे घर में नहीं, मैं तो घर से बाहर आंगन में हूँ। ठंड में खाना बनाने के बाद काजल को चूल्हे के काले बर्तन भी बाहर आंगन में बैठकर ही धोने पड़ते हैं, जिससे उसके हाथ भी काले पड़ जाते हैं। सत्यानाश हो इस काले बर्तन का, इसने तो मेरे पूरे हाथ काले कर दिए। पता नहीं क्यों चूल्हे पर खाना बनवाए और बर्तन काले करवाए, मेरा हाथ तो साफ ही नहीं हो रहा अब। छी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नई बहू को अपने ससुराल में ठंड में पूरा दिन चूल्हा जलाना पड़ता है। एक सुबह नंद कहती है, भाभी मुझे नहाना है, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर जाना है, मेरे लिए गर्म पानी कर दीजिए चूल्हे पर। लेकिन घर में रॉड है पानी गर्म करने वाली, तो उसमें पानी गर्म कर लो ना। अरे भाभी, मैंने भी माँ को यही बोला था, उन्होंने ही मुझे बोला कि बिजली की बचत भी करनी है, इसलिए आप चूल्हे पर ही पानी गर्म कर दो। काजल बड़बड़ाते हुए चूल्हे पर पानी का पतीला रखती है और पानी गर्म करने के लिए भी निगरानी करती है। उसके बाद खाना बनाने लगती है कि फिर से उसका हाथ जल जाता है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। खुद तो ये सब लोग मुझसे गरम गरम पकौड़े बनवाकर रजाई में बैठकर खा रहे हैं और मुझसे पूछ तक भी नहीं रही। काजल, तुम भी अंदर जाकर खाना खा लो ना, तुम्हें ठंड नहीं लग रही जो चूल्हे पर काम कर रही हो। बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई, पर जब पूरा पूरा दिन माँ जी मेरे को चूल्हे पर बिठाकर खाना बनवा रही थी तब याद नहीं आया। देखो मेरा हाथ भी जल गया, आज फिर से जला है, ऊपर से ठंड लगती है अलग। यार, मैं माँ से बात करूंगा। तो क्या मुझसे बात करेगा? और बहू, तुम मेरे बेटे से मेरी चुगली कर रही है क्या? अगर तू चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाती भी है तो तुझे गर्माहट भी तो मिलती है और छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। क्या हो गया? मैंने भी चूल्हे पर खाना बनाया है अपने ससुराल वालों के लिए, पर मैंने तेरी तरह ऐसे नहीं किया। माँ जी, जब सिलेंडर गैस के नहीं होते थे, चूल्हे ही चलते थे, लेकिन अब तो सब होने के बावजूद भी आप मेरे साथ ऐसे कर रही हैं। माँ जी, शादी होने से पहले आप बोल रही थी कि मेरा ख्याल रखेंगी। देख रही हूँ आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बहू, तुझे गलत लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। मोहित जैसे जैसे दोनों को चुप करवाकर अलग अलग कर देता है। कुछ दिनों में काजल ठंड की वजह से चूल्हे पर खाना बनाकर बीमार हो जाती है और जब सास उसे बुखार में भी खाना बनाने को कहती है तो वो चूल्हे पर पानी डाल देती है और चिल्ला चिल्लाकर बात करने लगती है, जिससे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। लीजिए, बनवा लीजिए मुझसे पूरा दिन चूल्हे पर बैठकर खाना। पता नहीं आपने अपने मन में क्या सोच रखा है कि ठंड में पूरा दिन बहू जलाएगी चूल्हा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अब मैं ठंड में बैठकर काम नहीं कर सकती। आपको दिखाई नहीं देता कि मुझे बुखार हो गया है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसके बावजूद भी आप मेरी परेशानी नहीं समझ रही। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई है काजल, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। नहीं, आज आप मुझे बोलने दो। और पता है आप सबको, ना शीतल तुम और ना माँ जी आप भी, दोनों में से कोई मेरी फिक्र नहीं करता, ना खाना बनवाने में मेरी कोई मदद करता। चूल्हा जलाने में ही आधा घंटा लग जाता है और उसका धुआं आंख में लगता है वो अलग। कभी सुबह की चाय, कभी शाम की चाय, फिर सुबह रात का दोपहर का खाना, और इतना ही नहीं, पानी पीने के लिए और नहाने के लिए भी वो भी चूल्हे पर ही गर्म करवाते हैं मुझसे, खुद कभी नहीं आते। ऐसे थोड़ी होता है। क्या बहू, तुम्हें इतना परेशान कर दिया तुम्हारे ससुराल वालों ने? शकुंतला, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जरा बेचारी की हालत तो देख। और शीतल, तुझे तो अपनी भाभी की मदद करानी चाहिए थी, लेकिन तू भी उस पर अत्याचार कर रही है। और क्या, इतना ही काम है तो एक नौकर रख लो आप। वही तो, मैं भी एक इंसान हूँ ना माँ जी, मुझे भी ठंड लग सकती है, लेकिन बस अपनी चिंता है। बस कर बहू, तू और कितना मुझे सबके सामने बेइज्जत करेगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे भी तुझे समझना चाहिए था। तेरे साथ शीतल भी तेरी मदद करेगी और आज से तू चूल्हा नहीं जलाएगी। तू भी मेरी बेटी जैसी है, माफ कर दे अपनी माँ जैसी सास को। सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काजल को अंदर ले जाकर उसका ख्याल रखती है। और अब दिन में सिर्फ 2 बार ही चूल्हा जलता था, वो भी बस चाय बनाने के लिए।